तो सबसे पहले थोड़ा करंट अफेयर्स की चर्चा करें। कुछ टॉपिक जो ऐसे होते हैं जो 1 साल 1.5 साल के लिए रिलेवेंट होते हैं, कुछ 3-4 साल के लिए होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो 8-10 साल के लिए होते हैं, 10 साल तक वो टॉपिक रहते हैं। जैसे कि क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करेंगे और कार्बन एमिशन की बात करेंगे, तो ये जो टॉपिक हैं, ये जब भी क्लाइमेट की और इसकी बात होती है तो 10 साल के लिए, आने वाले 10 साल तक जितनी भी एग्ज़ाम्स होगी उस सब में आपको काम आएंगे। तो आपकी तैयारी उसी तरह से होना है। 2-3 साल वाले टॉपिक भी, अब जब कभी भी 2047 को लेकर के 50 साल जो 100 साल हो जाएंगे हमारी आज़ादी को, तो हम शताब्दी जब मनाने की स्थिति में होंगे, तो उसको लेकर के अमृत महोत्सव 25 साल का अमृत महोत्सव माना गया है, 75 साल से लेकर 100 साल तक। तो इसके लिए जो भी टारगेट हैं और जो सरकार के प्रयास हैं, कार्यक्रम हैं, वो सब अगले 25 सालों तक चर्चा में रहेंगे और उनके प्रश्न भी आते रहेंगे। तो आप लोगों की तैयारी में करंट अफेयर्स जो है इस तरह से 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 25 साल के लिए, तो मैक्सिमम 25 साल वाले टारगेट भी सरकार ने बना लिए हैं। तो आपके प्रश्न अभी से हो जाएंगे, ठीक है। उससे पहले इतना ज़्यादा टारगेट वाला प्रश्न नहीं था, लेकिन 2000 में एपीजे अब्दुल कलाम ने विज़न 2020 दिया था, तो उसके काफ़ी सवाल आए थे। 2000 में ही आते थे 2020 के सवाल, 2020 के। हालांकि वो उतना सफल नहीं हो पाया, और हम लोग भी उस समय में पढ़ाते थे तो बड़े उत्साह में पढ़ाते थे कि 2020 में दुनिया बदल जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल अलग दुनिया होगी। बट ये ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जो भी है, लेकिन दुनिया बदले चाहे ना बदले, इकोनॉमी में कोई परिवर्तन आए, जीडीपी में परिवर्तन आए, जनसंख्या में चेंजेस आएंगे, क्लाइमेट चेंज के से लेके रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें परिवर्तन आएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है, लॉन्ग टर्म एफर्ट्स जो है वो खास करके कलेक्टिव लेवल पे, समाज के लेवल पे और सरकार के लेवल पे, तो ये आपका होमवर्क होना चाहिए। तो आज आप होमवर्क को इस तरह से, करंट अफेयर्स के होमवर्क को इस तरह से विभाजित कीजिए, ठीक है। तो जनसंख्या को लेकर, डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर के एक होमवर्क बनाइए। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो हमको कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि 2053 तक, 55 तक जाते जाते हमारी जो एवरेज एज है वो 45 के आसपास हो जाएगी, 41-45। तो एवरेज औसत आयु, आज जो आपको औसत आयु युवा दिखाई दे रही है, वो फिर डिपेंडेंट हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे। तो ऐसे लोग फिर ज़्यादा हो जाएंगे, जो अपने कामकाज की वर्किंग पॉपुलेशन जिसको कहते हैं वो श्रिंक हो जाएगी 2055 के आसपास। यानी अब सरकार के पास में इसलिए बोल रहे हैं, हम ये भी नहीं कहेंगे कि देश के पास में है या हम लोगों के पास में अभी केवल 30 साल हैं, हम ये नहीं कह सकते। अगले 30 साल सरकार के पास है, क्योंकि सरकार ही उनको यूटिलाइज कर सकती है और देश को आगे बढ़ा सकती है। तो उसके लिए बड़ा एक टर्म यूज़ किया जाता है, नैरो विंडो, बहुत ही छोटा विंडो है जिसमें आपको काम करना है। अदरवाइज आप बूढ़े हो जाओगे और अमीर नहीं हो पाओगे, ठीक है। क्योंकि कई सारे देशों के सामने ये खतरा आ गया, चीन के सामने भी ये खतरा अभी वर्तमान में आ गया। तो अभी एशिया 10 A10 एक रिपोर्ट आई है, A10 रिपोर्ट से आप सर्च करिएगा तो आ जाएगा, A10 रिपोर्ट, एशिया 10। तो एशिया के 10 कंट्रीज़, जापान, फिलीपींस, चीन, इंडिया भी है उसमें, श्रीलंका, ऐसे करीब 10 देशों में जो है टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR बहुत घट गया है। और TFR बहुत कम हो गया है, ये तो अच्छी बात है कि TFR कम हो गया, जनसंख्या वृद्धि रुक गई है और आने वाले समय में और रुक जाएगी, परंतु अमीरी नहीं आई है, अमीरी नहीं आई। $15,000
पर कैपिटा इनकम को भी अमीरी नहीं माना जा रहा। ठीक है, तो भारत के लिए मौका है कि अगर वो अमीर होना चाहता है तो उसको 9% की दर से ग्रोथ करना होगी, 9% से, तब जाकर के वो आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद $33,000 पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय पर पहुंचेगा। $33,000 उस समय के हिसाब से वो एक अच्छे प्रॉस्पेरस कंट्री का एक लाइन होगा कि यानी कि उसको कहेंगे कि जहां प्रति व्यक्ति आय $33,000 है, ऐसा देश जो है वो एक संपन्न देश है। लेकिन उसके लिए 9% से ग्रो करना पड़ेगा अभी। तो रोजगार होना चाहिए और रोजगार के लिए भारत में जो स्थितियां हैं उसमें 60% लोग के पास जॉब नहीं है और वो जॉब सर्च भी नहीं कर रहे। 2 कंडीशन होती है, एक जॉब नहीं होना और एक जॉब सर्च नहीं करना। तो जॉब सर्च नहीं करता है, जॉब ढूंढता नहीं है, तो कंडीशन बहुत बुरी होती है। जॉब नहीं है वहां तक भी ठीक है, क्योंकि वो तो उसकी इच्छा भी हो सकती है कि उसे जॉब नहीं करना, लेकिन जॉब सर्च ही नहीं करना, यानी सर्च करने गए थे और मिला नहीं, इसलिए अब सर्च नहीं करते। ये तो और खतरनाक कंडीशन है। तो भारत उन परिस्थितियों में, और 60% क्यों है? 60% तो बहुत ज्यादा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसमें 60% में 45% के आसपास तो महिलाएं हैं। फीमेल पार्टिसिपेशन, लेबर पार्टिसिपेशन, तो PLFR की जो रिपोर्ट आती है, लेबर पार्टिसिपेशन रेट, तो उसमें महिलाओं की स्थिति और ज़्यादा खराब है। तो भारत की तो ये 2, 3, 4 कंडीशन, टोटल फर्टिलिटी रेट का डिक्लाइन होना, नीचे की तरफ जाना, GDP को इतना बनाए रखने के लिए आपका लेबर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, महिलाओं का भी होना चाहिए, महिलाओं का होना ज़रूरी है। तो भारत की मानसिकता भी है, इंडिया की सोशल प्रॉब्लम भी है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिकल भी है, बहुत तरह की प्रॉब्लम। पैट्रियार्कल सोसाइटी है इंडिया, तो उसका भी एक नुकसान है। और तमाम रिफॉर्म अभी बाकी हैं, बहुत सारे रिफॉर्म बाकी हैं जो भी इंडिया में होने हैं। लेबर रिफॉर्म होने हैं, लीगल रिफॉर्म होने हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म होने हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म सबसे बड़े, इलेक्टोरल रिफॉर्म। इलेक्टोरल रिफॉर्म अगले 10 सालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट अगले 10 सालों के लिए। आप लोग YouTube पे सुन लेना, अभी चले जाओ, परेशान मत हो, यहाँ बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। अब YouTube पे सुन लेना आप लोग, हैं? ठीक है, यहाँ फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होगा। आपके हाथ में नहीं है, चले जाओ। ठीक है, नीचे बैठ जाओ, फिर साथ में चले जाओ। आप रोक थोड़ी पाओगे, आपके हाथ में है ही नहीं, खांसी हो रही ना आपको, तो आप थोड़ी रोक पाओगे। आप रोकना होता तो पहले ही रोक लेते। चले जाओ, है ना, फिर चले जाओ, आराम करो। YouTube पे सुन लेना, यही वाला लेक्चर मिल जाएगा आपको, सुबह तक आ जाएगा। ठीक है, कोई साथ में आए तो नीचे बैठ जाओ। तो हम बात कर रहे थे इलेक्टोरल रिफॉर्म में, उसमें सबसे बड़ा जो अभी बड़ा चेंज आया है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड को जरूर लिखिएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड काफ़ी सरकार की आलोचना के तौर पर नहीं लिखना है, लेकिन उसको रिफॉर्म के तौर पे तो लिखना है कि ये जो रिफॉर्म कहा जा रहा है वो डिजास्टर है लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि एक ही पार्टी को फायदा हो रहा है, रूलिंग पार्टी को फायदा हो रहा है। तो जो रूलिंग पार्टी है उसी को फायदा हो रहा है। तो केवल बीजेपी को फायदा होता है इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। तो कैसे बीजेपी को फायदा होता है कि जो रूलिंग पार्टी है, SBI जब इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करता है तो KYC लेता है,
और केवाईसी लेता है तो उसको पता है कि उसने किसे इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया। एसबीआई को पता है, एसबीआई केवल फाइनेंस मिनिस्ट्री को बताता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री मीन्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मीन्स बीजेपी। तो अगर कोई 2 करोड़ का, 20 करोड़ का, 200 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के बैंक से गया है तो सबसे पहले बीजेपी को पता चलेगा कि 200 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड यहाँ से रिलीज हुआ है। तो उससे कांटेक्ट करते हैं कि 200 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड आप कहाँ रिडीम कराएंगे, उसको रिडीम कैसे करेंगे। आपके यहाँ कूपन होता है, वाउचर होता है, तो आप शॉपिंग वाउचर देखते हैं ना, शॉपिंग जाते हैं तो आपको वाउचर देता हो 500 रुपये का, 1000 रुपये का, जो आपको रिडीम कराना होता है एक लिमिट में, टाइम लिमिट में। तो उसको वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो रिडीम कराने के लिए किसी दफ्तर में जाना होगा, पार्टी दफ्तर में। तो बीजेपी में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब भेज दिए जाएंगे उसके यहाँ, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। या उससे वैसे ही पूछ लेंगे, भैया ये यहाँ ला के जमा कराओ, तुमने 200 करोड़ का लिया है। और वो गोपनीय रखा जाता है, बैंक भी किसी को नहीं बताता, वित्त मंत्रालय। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का कंसेप्ट पूरी तरह से हिडन वाला है और केवल गवर्नमेंट को पता है। इसलिए लगभग 90% जो चुनाव का डोनेशन है, इलेक्शन का, जो पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है वो अकेले बीजेपी को मिलता है। बाकी 10% में पूरे देश की पार्टियां, और बिना पैसे के तो आप जानते हो चुनाव लड़े नहीं जा सकते। ये जो तमाम रैलियां होती है, रोड शो होते हैं, सब में खर्चा लगता है। कुर्सियां आती हैं, टेंट हाउस वाले को देना पड़ता है, माइक वाले को देना पड़ता है, विज्ञापन देने पड़ते हैं, टेलीविज़न में विज्ञापन आते हैं, न्यूज़पेपर में विज्ञापन आते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं, सब में खर्चा होता है। तो इलेक्शन जो है वो एक पार्टी के सिवा कोई दूसरा लड़ ही नहीं पाएगा, तो फिर डेमोक्रेसी तो ख़त्म है। तो अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो फिर ये ओपेक सिस्टम ख़त्म करना पड़ेगा। और ये तो बाकायदा कानून बना करके लेके आए, इसके लिए 3 संशोधन हुए हैं। आपको बताया था, कंपनी लॉ में संशोधन हुआ, इनकम टैक्स में संशोधन हुआ, आधार में संशोधन हुआ, कई तरह की चीज़ों में संशोधन हुआ, और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट वाले में उसमें संशोधन हुआ। तो आपने 3 4 कानूनों को अमेंडमेंट करके और ये वाला लेके आए कि इसको बीजेपी बोलती है कि ये शुचिता है। राजनीति में हम शुचिता लेके आए क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। पहले भ्रष्टाचार होता था, लेकिन ये तो ओपेक सिस्टम है। और कोर्ट भी सरकार के साथ है एक तरह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो लिफाफा खोला ही नहीं है और कोई भी सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में सुनने को तैयार नहीं है। तो केवल एक पार्टी मजबूत होती जाएगी, दूसरी पार्टियां कमजोर इसलिए नहीं है कि लोगों में उनकी मान्यता नहीं है या उनका प्रचार दिखाई नहीं पड़ता है, उन लोगों के पास पैसे नहीं, उनके पास पैसा नहीं है, चंदे का पैसा नहीं, और वो आ नहीं रहा। ऐसा नहीं कि लोग देना नहीं चाहते, लेकिन लोग पनिश होंगे। अगर उनको देंगे तो उनके यहाँ छापे पड़ेंगे। और हमेशा जो बेकार आदमी है वही चंदा देता है, अच्छे आदमी तो चंदा देते नहीं है। टीचर की तनख्वाह है 40-50 हज़ार रुपया, तो वो क्यों चंदा देगा? वो तो अपना परिवार पालेगा। मिडिल क्लास भी अपना परिवार पालता है, उसके पास जो पैसे, पार्टियों के लिए पैसे हैं गलत लोगों के पास, बदमाशों के पास, जिनके पास करोड़ों रुपया फालतू का रखा हुआ, उनमें से वो कुछ हिस्सा पार्टियों को चंदे के रूप में देते हैं। और ये जो संशोधन किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए, पहले ये था कि अगर आपने चंदा देना है तो आपकी कंपनी थोड़ी पुरानी होनी चाहिए और आप अपने प्रॉफिट का 7.5% चंदा दे सकते हो, 7.5%। अब ये है कि कल भी अगर आपने कोई कंपनी बनाई है और उसने 2000 रुपये करोड़ कमाए हैं, तो आप पूरे 2000 करोड़ चंदा दे सकते हो। तो पिछली बार अगर आप इस आंकड़ों पे जाएं कि कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो डेमोक्रेसी के लिए काम करते हैं, अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, तो उन्होंने बताया है कि 90% के आसपास पैसा केवल दिल्ली में रिडीम हुआ है। पहले जो रिडीम होते थे वो पटना में भी होते थे, कोलकाता में भी होते थे, मुंबई में भी होते थे, भोपाल में भी होते थे।
यहां तक कि पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी खत्म हो गई। तो 3 जगह पर प्रॉब्लम आई है, 3 जगह पर प्रॉब्लम। ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम भी है, डेमोक्रेसी की पार्टी के अंदर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि केवल 2 व्यक्ति मिलकर के चंदा ले आएंगे, सारा चंदा केवल 2 लोगों को पता रहेगा। पहले हजारों लोगों की जरूरत पड़ती थी चंदे के लिए, हजारों लाखों लोग मिलकर के चंदा करते थे, छोटे छोटे कार्यकर्ता चंदा लेकर के आते थे, छोटे छोटे लोग छोटा छोटा चंदा देते थे। बीजेपी खुद छोटे छोटे व्यापारियों की पार्टी कही जाती थी, दुकानदारों की पार्टी थी, तो छोटे छोटे लोगों की पार्टी थी। लेकिन वो जो पार्टी है अब वो उन छोटे लोगों से उसका कोई वास्ता ही नहीं है, दुकानदारों से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि अब वो केवल बड़े बड़े कुछ लोगों से केवल 2 व्यक्ति 2 या 3 आदमी सारी बातचीत कर लेते हैं और करोड़ों रुपया आ जाता है, तो किसी के चंदे की जरूरत नहीं पड़ती। तो उनका डिसीजन मेकिंग में भी कोई रोल नहीं होता, उनका लोकल पॉलिटिक्स में भी कोई रोल नहीं होता। तो अगर भोपाल में यदि मुख्यमंत्री यहाँ के चाहें कि हम बीजेपी को भोपाल के लेवल पे मजबूत करना चाहते हैं, तो ये मजबूत नहीं कर पाएंगे। इनको केंद्र पे ही, बीजेपी के केंद्र वाली जो कार्यालय है उसी पे डिपेंड करना पड़ेगा, वहीं से इनको सहायता मिलेगी और इनको हमेशा वहीं मुंह ताकना पड़ेगा, तो फिर उनकी दबाव में रहना पड़ेगा। तो जो डेमोक्रेसी का जो मूल भाव है, केवल डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि जब देश की जनता से पूछ करके या देश की जनता के मन को टटोल करके या उनके पैसे के बल पे राजनीति हो। बीजेपी के अंदर भी जो दूसरे राजनेता हैं उनके मन की भी नहीं चलनी है ना, उनका भी कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, उनके चंदे की भी कोई वैल्यू नहीं है। वो अगर दें तो अच्छा, न दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको बाहर का रास्ता, किसी को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और सबसे बड़ा नुकसान ये कि 90% पैसा जब एक पार्टी को आएगा तो वो फिर विधायक खरीदेगा। तो आपने पिछले दिनों देखा कि 9 राज्यों में जो सरकार है, 8 या 9 राज्यों में तो उन्होंने खरीद लिया, जबकि वो तो चुनाव हार गए थे, चुनाव तो हार चुके थे। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी थोड़ी चुनाव जीती थी, कांग्रेस ने चुनाव जीता था, लेकिन सरकार तो बीजेपी की है। इसका मतलब दूसरे की किसी की सरकार तो कभी बनेगी नहीं, क्योंकि पैसा है। आ गया ना समझ में? इसलिए इलेक्टोरल रिफॉर्म के नाम पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला सिस्टम है बड़ा ओपेक सिस्टम है और सबसे भ्रष्ट सिस्टम है। स्वच्छता के नाम पे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सिस्टम बनाया गया वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट सिस्टम, तो उससे बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के। और ऐसे में न्यायपालिका भी वहां कुछ नहीं करती, तो जुडिशरी का फेल्योर भी नजर आता है। तो ये तो अगर आपकी संस्थाएं जो है, दरअसल इस देश को देश बनाती है कुछ चीजें, उनमें है इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेसी, ये विश्वास की बात है। और वो इंस्टीट्यूशन और डेमोक्रेसी ही हिलती हुई नजर आती है। इंस्टीट्यूशन खत्म हो रहे हैं तो कल से कोई व्यक्ति अगर नहीं बचेगा जो आज डिसाइड कर रहा है सब कुछ, तो बाद में पीछे बैक करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशन रहेंगे नहीं। इसलिए इंस्टीट्यूशन बहुत मस्ट है। इलेक्शन कमीशन बहुत जरूरी है, जुडिशरी बहुत जरूरी है, और ये सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, पैसे के बल पे खत्म हो रहे हैं। और जो एजेंसियां बहुत पावरफुल थी उनका एक तरफा उपयोग हो रहा है, क्योंकि आप 100 छापे डालते हो, 100 लोगों को जेल में डालते हो, तो उसमें बीजेपी का एक भी नहीं होता। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100 लोग जो हैं वो जेल में गए हैं और भ्रष्ट हैं, वो सारे के सारे दूसरी पार्टी के ही लोग भ्रष्ट होते हैं और वही भ्रष्टाचार करते हैं और वही जेल जाने लायक होते हैं। एक भी व्यक्ति बीजेपी का नहीं होता जो जेल जाने लायक है। तो ये तो बहुत खतरनाक चीज है। उनके ऊपर करप्शन के आरोप भी नहीं आते, उनकी जांच भी नहीं होती, उनके यहाँ एजेंसियां भी नहीं जाती, उनको जेल भी नहीं होती, वो कभी पकड़ाते भी नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? इसी देश के नागरिक हैं,
इसी देश की मिट्टी में पले बड़े हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, एक जैसे रिश्तेदार हैं, एक जैसे सरनेम है, एक जैसे सरनेम। ऐसा नहीं कि कोई मुसलमान है या कोई आदिवासी है या कोई दलित है, इसलिए सवर्ण भी। अग्रवाल यदि बीजेपी का है तो वो ईमानदार है, और अग्रवाल यदि दूसरी पार्टी का है तो भ्रष्ट है। शर्मा जी अगर बीजेपी के हैं तो ईमानदार हैं, और दूसरी पार्टी के तो शर्मा जी भ्रष्ट हैं। कोई सा भी सरनेम ले लो, इस देश का कोई सा भी सरनेम, बीजेपी में है तो वो ईमानदार। तो ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। तो ये पैटर्न भी बहुत खतरनाक है। तो ये आगे जाकर के ये सब चीजें बहुत नुकसान पैदा करेंगे, क्योंकि ये संस्थाओं के बल पे ही टिका हुआ है। तो इसलिए करंट अफेयर्स में, इलेक्टोरल रिफॉर्म में आप इस मुद्दे को पकड़िए। यूपीएससी इसको लेगा क्वेश्चन के तौर पर, संस्थाएं लेगी। देखिए ये जो कंसेप्ट है ना नया वाला, जो डेमोक्रेसी वाला कंसेप्ट है, ये बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है। ठीक है कि हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे भी डेमोक्रेसी जैसा था, वो सब था, लेकिन ये अभी खास करके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद का समय है और बाद की घटना है। और ये जो कंसेप्ट है ये कुछ रूल ऑफ लॉ और ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स पे टिका हुआ है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है और कॉन्स्टिट्यूशन भी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको बराबर रिपेयर करते रहने के लिए इंस्टीट्यूशंस जरूरी है, और रिपेयरिंग का प्रॉपर प्रोसेस होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप वायलेशन कर दोगे तो फिर वो फॉर्म लॉज जैसा हाल हो जाएगा। अगर आप ठीक से इंस्टीट्यूशन में डिस्कस नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, और आपको लगेगा कि नहीं नहीं कोई क्या बोल सकता है, हम तो इसको करके रहेंगे। तो आपने लैंड एक्विजिशन लॉ देखा, वो बना दिया था लेकिन वापस लेना पड़ा। फॉर्म लॉ देखा, वो बना दिए थे लेकिन वापस लेना पड़े, क्योंकि लोग सड़क पे आ जाते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है कि अगर आप इंस्टीट्यूशन खत्म कर दोगे या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन करोगे तो चल जाएगा, ऐसा होता नहीं। क्योंकि ये बहुत ही मैच्योर स्टेज में है और धीरे धीरे मैच्योर होता जा रहा है। डेवलपिंग स्टेज में है इंडिया में, लेकिन हो जाएगा, क्योंकि ये जिन कंट्रीज से कॉपी किया गया है वहां बहुत डेवलप्ड है और ये परफेक्ट सिस्टम है। इसलिए इसमें कुछ बहुत ज्यादा होने की गुंजाइश नहीं है। हमको लगता है कि ये यूं कर लेंगे, ये बहुत पावरफुल, कोई पावरफुल नहीं है, कोई भी पावरफुल नहीं होता। इसमें जनता पावरफुल होती है, लोग पावरफुल होते हैं, व्यक्ति नहीं होता। इसलिए उसको तंत्र बोला गया, सिस्टम। इसलिए वो एक सिस्टम है, डेमोक्रेसी एक सिस्टम है। तो इसलिए इलेक्टोरल रिफॉर्म को वहां तक ले जाइए जिसमें आप डेमोक्रेसी की मूल मंशा, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होगा। कानून के माध्यम से शासन नहीं होगा, कानून का शासन होगा। कानून के माध्यम से शासन करने वाले लोग तो ऊपर हो जाते हैं, कानून से ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि वो कानून को यूज करके फिर शासन करते हैं। लेकिन कानून का जब शासन होता है तो वो खुद भी उसके अंदर आते हैं। कुछ अंतर समझ में आ गया ना? रूल ऑफ लॉ, शासन चलाने वाले भी अंदर आते हैं, उसके अंदर आते हैं, क्योंकि कानून का शासन। और ये आपने अमेरिका का चुनाव देख लिया, ट्रंप ने कोशिश की थी रूल बाय लॉ की, फिर से रूल ऑफ लॉ आ गया। कई देशों में हुई है कोशिश, फेल हो जाती, सक्सेस नहीं हो पाता। कोई भी संगठन, छोटी मोटा, कोई भी पार्टी, कोई व्यक्ति, कोई नहीं कर सकता इसको, कभी नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है। और इंडिया जैसी चीज जगह पर तो संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी है। इतनी डाइवर्सिटी दुनिया में कहीं नहीं है। और जब डाइवर्सिटी ज्यादा हो तो फिर आपको यात्रा करनी चाहिए, विकास करना चाहिए, चलना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्टेंस फर्स्ट स्टेज है, देन साथ में मिलके काम करना।
क्योंकि उसके अलावा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। फिर आप रुक जाओगे, लोग हंसेंगे, क्योंकि आप झगड़ा करोगे तो फिर लोग हंसेंगे और कॉन्ट्राडिक्शंस और तमाम चीज़ें रहेंगी, क्योंकि डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी को आप मना नहीं कर सकते। अलग धर्म है, अलग जातियाँ, सब कुछ है और वो प्रेजेंट है और अच्छी खासी स्थिति में है, पावरफुल भी है। डाइवर्सिटी पावरफुल भी है। एक तो होती है केवल डाइवर्सिटी, जिसमें डाइवर्सिटी होती है पर वो काम नहीं कर रही होती। भारत में डाइवर्सिटी है भी और पावरफुल भी है। भारत की स्थिति या तो आपने नलीफाई कर दिया हो, उसको डाइल्यूट कर दिया हो, डाइवर्सिटी को, एक्टिव नहीं है। बट इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो एक्टिव है। रीजनल फेस्टिवल पोंगल मनाया जाता है, लोहड़ी लोग मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं, कपड़े पहनते हैं, डांस करते हैं, गरबा होता है, भांगड़ा होता है, लैंग्वेज बोली जाती है, लैंग्वेज लिखी जाती है, किताबें छपती हैं, एजुकेशन उस लैंग्वेज में हो रही है, रीजनल लैंग्वेज में। इसका मतलब वो सब है, पावरफुल है और एक्शन में है। तब और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसा भी नहीं है कि डाइवर्सिटी जैसा कुछ नहीं है और बस एक राष्ट्र हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा और हम कह रहे हैं वही होगा तो हम लिपापोती कर जाएंगे। लिपापोती आप तब कर सकते हैं कि जब वो डाइल्यूट हो, डोरमेंट हो, सो गई हो, तो आप लिपापोती नहीं कर सकते। वो तो जिंदा है और एक्शन में है, बल्कि डोमिनेंट है। रीजनलिज्म भी, क्षेत्रवाद भी। तो इसलिए ये मिलजुल के रहना पड़ेगा। और मिलजुल के लिए रहने के लिए जब कभी भी आपको मिलजुल के रहना होता है, जैसे घर में एक कंगा है और 100 लोगों को कंगा करना हो या 10 लोगों को कंगा करना हो, कंगा एक ही हो तो उसके लिए वो बोल देते हैं कंगा यहाँ रखा करो। कॉम्ब जो है इस जगह पर मिरर के सामने, ड्रेसिंग टेबल है यहाँ पर, यहाँ कॉम्ब मिलेगा। एक नियम होता है, यही तो कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर वो कंगा वहां पर नहीं है तो फिर लोग ढूंढेंगे और कोई छुपा देगा, क्योंकि उसे सुबह जल्दी उठ करके कंगा करके जाना है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया। तो जो कंगा है उस स्टैंड में मिलेगा और सब लोग को एक के बाद एक कंगा कर लेंगे, क्योंकि एकदम से तो किसी को सबको एक साथ कंगा नहीं करना है। एक के बाद एक जो तैयार होना चाहेगा वहां जाकर के कंगा करेगा मिरर के सामने। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यही है। और कल से किसी ने कंगा छुपा दिया या इधर उधर रख दिया तो उसको डांटेगा कौन? वो इंस्टीट्यूशन है। वो ख्याल रखेंगे कि जब बात लिखी गई है, कि जब बात तय हो गया है कि कंगा वहां रखोगे तो तुम रखते क्यों नहीं? अव्यवस्था होती है, दिक्कत आती है दूसरों को। ये इंस्टीट्यूशन है। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन भी खत्म कर दो और इंस्टीट्यूशन भी खत्म कर दो और डाइवर्सिटी मौजूद है और डोमिनेंट भी है और प्रखर है, तो फिर झगड़े होंगे। तो फिर दूसरों को, पड़ोसी जो है मोहल्ले के, उनको मौका मिलेगा हंसने का कि इस घर में क्या झमेला है, 10 लोग साथ नहीं रह सकते ठीक से, इतना बड़ा घर है, खाने को इतना कुछ है, लेकिन इनके पिताजी कितने अच्छे थे, इनके घर में कितना अच्छा माहौल था। ये सब कचरा, इनके बच्चों को बिल्कुल अकल नहीं है। बस किच 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 किच, रोज झगड़े की आवाज आती। कौन व्यापार करना चाहेगा, कौन उनके साथ बात करना चाहेगा, कौन उनको कोऑपरेट करना चाहेगा, तो दुनिया में आपकी स्थिति वो हो जाएगी। समझ में आ गया ना? बहुत क्लियर कंसेप्ट। इंस्टीट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन बोथ आर नेसेसरी, जरूरी है। आप इनको साइड बाईपास नहीं कर सकते, इनसे होके ही गुजरना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो फिर होके गुजरना है तो फिर क्या कर लें? इलेक्टोरल रिफॉर्म कर लें, लीगल रिफॉर्म कर लें, लेबर रिफॉर्म कर लें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कर लें, पुलिस रिफॉर्म कर लें। तो जहां जहां दिक्कत है वहां सब जगह सुधार कर लें। एक्सपर्ट की कमेटीज बना लें और वो जो रिकमेंडेशन देंगे उसके आधार पे अपना ठीक कर लेंगे।
ये समझदारी वाली बात होगी। किचकिच जो है वो मिटानी पड़ेगी। बदनामी जिन चीज़ों से होती है उसे ख़त्म करना पड़ेगा। बस ये हो गया, बहुत साधारण सा सिस्टम। इतनी आसानी से आपको देश का ताना बाना जो है वो समझ में आ सकता है। अब कोई अगर ये कल्पना करे कि नहीं ये डाइवर्सिटी हम ख़त्म कर देंगे, तो कई लोगों ने तो, जो समझदार लोग हैं उन्होंने तो डाइवर्सिटी को ही खूबसूरती बताया कि इतने ज़्यादा डाइवर्स हैं हम। किसी बगीचे की खूबसूरती होती है कि वहाँ इतने तरह के अलग अलग तरह के फूल हैं। कई लोग तो नर्सरी से फूल का पौधा ही इसलिए नहीं उठाते क्योंकि उनके पास पहले से है उसके जैसा, वो नया वाला फूल उठा के लाते, नई जाति उठा के लाते। बोले ये हमारे पास नहीं है क्योंकि ये भी हमारे बगीचे में होगा तो और ज़्यादा अच्छा होगा, तो बड़ा सुंदर लगता है। तो कई लोग तो उसको और सुंदर मानते हैं। कई लोग उसी को समस्या मानते हैं कि मेरे यहाँ इतनी तरह के हैं, एक जैसे होने चाहिए इतनी तरह के होना ही अपने आप में गड़बड़ है। तो ये तो फिर अपनी सोच ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सपर्ट और जो बुद्धिमान लोग हैं वो तो ऐसा नहीं मानते। आपको अपनी अकल ठीक करनी पड़ेगी। कोई कमीशन, कोई फ्रीडम फाइटर का ऐसा सोच नहीं था। इसलिए हर बार जब बात उठाई जाती है तो संविधान सभा के पास जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैसी बहस हुई थी। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर मदर्स थे वो क्या सोचते थे, वो क्या सोचते थे इस विषय के बारे में। इसलिए अगर वहीं से लेजिटिमेसी वहीं से आएगी। उन्होंने क्या सोच करके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा था। इसलिए अभी राज्यपाल शब्द के लिए, वो तो राज्यपाल पद के लिए जब आता है तो एक आर्टिकल था अभी द हिंदू में गवर्नर के लिए, बहुत अच्छा आर्टिकल था। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत पावरफुल, थोड़ा बहुत पावर तो दिए हैं, कुछ आर्टिकल हैं ऐसे जिसमें डिस्क्रिशनरी पावर हैं और कुछ राज्यपाल बड़ा पावरफुल हो जाता है। बट अम्बेडकर का जो कथन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो बोल रहे हैं कि आप ये क्या बहस कर रहे हो कि इससे जो है राज्यपाल को ज़्यादा पावर मिल जाएंगे, इससे कम हो जाएंगे। अरे भाई, हम किसी भी प्रकार का कोई भी पावर नहीं दे रहे। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कोई पावर है ही नहीं, तो फिर क्या है। बोले हर आर्टिकल दूसरे आर्टिकल के कॉन्टेक्चुअल, उसके रिलेवेंस में आप देखोगे, संदर्भ और प्रसंग में देखो, पावर नाम की कोई चीज ही नहीं है गवर्नर में, बिल्कुल भी नहीं दे रहे हम तो। इसलिए इस पे बहस ही क्यों करते हो। उस समय भी बहस हुई थी, तभी उन्होंने क्लियर कर दिया था कि आप ये बोल रहे हो कि अगर गवर्नर को पावर दिया तो ऐसा हो जाएगा और नहीं दिया तो ऐसा हो जाएगा और ये दो शक्ति के केंद्र हो जाएंगे और बहुत झगड़े होंगे और वो मनमानी करने लग जाएगा, आर्बिट्रेरीनेस आ जाएगा, फलाना हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, हम किसी प्रकार का कोई पावर दे ही नहीं रहे। तो कितना क्लियर है। बट आप देखते हैं कि गवर्नर कई जगह पर पावर एक्सरसाइज करते हैं। तो फिर ये कहां से आया, तो ये दिक्कत है। ठीक है, ये दिक्कत है। तो थोड़ी सी आपको ये सारी चीज़ें जो है ये समझना पड़ेगी। जो भी डिबेट चल रही है, देखिए परीक्षाएं जो है वो रोड छाप या सड़क पे या किसी पेड़ के नीचे बैठे 4-5 लोग फालतू बातें करते रहते हैं, उससे एग्जाम नहीं होती। राजनीति हो सकती है, लोग वोट डाल सकते हैं, उससे आपका सामाजिक दायरा बढ़ सकता है। आप बैठ करके वहां पर चाय पी सकते हैं, उन लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। चाय पे चर्चा जो होती है उससे यूपीएससी नहीं निकलता चाय पे चर्चा से चुनाव हो सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी नहीं, यूपीएससी को फिर पूरा बदलना पड़ेगा। फिर एक्सपर्ट नहीं होंगे, वही पंडाल से वहां से उठा करके लोग लाएंगे, वो फिर पेपर सेट करेंगे, वो इंटरव्यू लेंगे। आपको वैसा करना पड़ेगा, तब जाकर के वैसी परीक्षाएं होंगी। तो यूपीएससी तो अभी इंटेलेक्चुअल लोगों से बनी हुई है, इसलिए द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और वो जो न्यूज़पेपर हैं वहीं से क्वेश्चन आएंगे। वही स्टाइल है, वही फ्लेवर है उसका, और वही बना रहेगा। और बेसिक आइडिया जो मैंने अभी आत्मा के रूप में उसका बताया वो यही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने की गुंजाइश भी नहीं है उसमें अभी, क्योंकि कोई भी जोखिम नहीं लेगा उसका। फिर भी अगर किसी ने कोई ट्राई किया तो 8-10 साल तो उसमें लग जाएंगे, तब तक आपका करियर तो निकल ही जाएगा। तो मैं जिन लोगों को पढ़ा रहा हूँ उनका तो कम से कम यही रहने वाला है, क्योंकि अभी इतना आसान नहीं कि इतना जल्दी बहुत कुछ कोई जोखिम ले ले, और जब जोखिम ले भी लेगा तो इतना जल्दी वो
इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ वही महंगाई और जीडीपी और तमाम जो चीज़ें हैं वो रहेंगी। तीसरा, G20 का भारत अध्यक्ष बना है, तो 1 साल तक भारत के पास अध्यक्षता रहेगी। तो भारत के सामने क्या क्या अवसर हैं और क्या क्या चुनौतियां हैं, दोनों आपको देखना पड़ेगा। भारत के सामने अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, बोथ, अवसर भी और चुनौतियां भी। तो वाकई में अवसर भी है और चुनौतियां भी है, क्योंकि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती है तो अवसर के रूप में आप ले भी सकते हैं उसको, और चैलेंज भी होते हैं। तो बड़े मुद्दे तो वही हैं। एक तो सामने है यूक्रेन वाला वॉर है, सबसे बड़ा मुद्दा है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई जो हो रही है उसमें भारत की स्थिति अभी तक रशिया के मित्र के रूप में ही है, लेकिन एक उपदेशक के रूप में भी है। भारत उपदेश भी देता है कि लड़ाई अच्छी नहीं है और आपको लड़ना नहीं चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं वहाँ पर, पुतिन को भी समझाते हैं कि इस जमाने में कहाँ लड़ाई कर रहे हो, ये समय नहीं है लड़ने का। हालांकि उससे कोई लड़ाई बंद नहीं हो गई या उससे कोई हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है। तो भारत का स्टैंड जो है उन्होंने रखा है, और दूसरे देशों ने कहा है कि नहीं नहीं भारत सही कह रहा है, तो हमको सपोर्ट भी मिला कि हम सही कहते हैं। बस ये यहीं तक है। लेकिन वाकई में मुद्दा ये है कि हम जो पूरी दुनिया, खास करके पश्चिम और अमेरिका, रशिया के खिलाफ एक है और प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन हम सस्ता तेल और गैस और वो सब खरीद रहे हैं। तो एक प्रकार का समर्थन है हमारा, क्योंकि रशिया के पास तो इनकम हो ही रही है कहीं कहीं से, भारत के माध्यम से हो रही हो, चाहे वो कम हो रही हो, लेकिन थोड़ी बहुत भी होती है तो इनकम तो होती है। तो क्या हमको ये मौका छोड़ देना चाहिए ऊर्जा का? और इस समय में सस्ती ऊर्जा अगर हमको कहीं से मिलती है तो क्या नहीं लेना चाहिए? तो एक ये, मैं अभी इसके पक्ष में भी नहीं जाऊंगा, ना मैं इसे अपॉर्चुनिटी मानूंगा, ना ही इसे मैं चैलेंज बोलूंगा। लेकिन ये कुल मिला के क्वेश्चन मार्क तो उस पर है, क्वेश्चन मार्क तो है। मतलब निर्विवाद रूप से नहीं कह सकते कि नहीं बिल्कुल हम जो कर रहे हैं वो सही है। मतलब उस पे विषय पे प्रश्न तो उठेगा, फ्यूचर में जब कभी बात उठेगी तो ऐसी चीज़ें उठेगी, क्योंकि ये गांधी का देश है। और गांधी के देश में बात उठी थी कि अंग्रेज अभी परेशान है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो बहुत अच्छा मौका है कि अंग्रेजों को इस समय पटकनी दी जाए। सुभाष चंद्र बोस तो यही चाहते थे, लेकिन गांधी जो है वो उस तरह का आंदोलन वो नहीं चाहते थे कि हिटलर को कोई फायदा मिले। गांधी नहीं चाहते थे कि हिटलर जो है उसको कोई फायदा मिले, क्योंकि अंग्रेजों को का विरोध, इस समय में अंग्रेजों का विरोध किया तो वो अंग्रेजों से भी खराब व्यक्ति को फायदा मिलेगा। अंग्रेजों की विचारधारा उतनी खराब नहीं है जितनी हिटलर की विचारधारा, क्योंकि वो तो गैस चैम्बर में ठूस देता है ना, और एक तरह से जिनोसाइड करता है, वो तो नरसंहार कर देता है। ब्रिटेन में तो अगर भारत में अगर किसी ब्रिटिश ऑफिसर ने किसी एक आदमी को मार भी दिया तो उसका मुकदमा भी चला होगा, डायर के ऊपर भी मुकदमा चला था, जांच होती है, ब्रिटेन के अखबारों में आता है। वहाँ के बुद्धिजीवी पढ़े लिखे प्रोफेसर लोग जो है वो उसको बुरा भला कहते हैं, तुम बिल्कुल जानवर हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन के हाथ में शासन भी तो इसी तरह से आया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचार बहुत हैं, करप्शन बहुत है, और एक कंपनी कैसे भारत का शोषण कर सकती है, ये तो बिल्कुल भी न्याय नहीं कर पाएगी। तभी तो क्राउन के हाथ में शासन आया था रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, और वो सब आप जानते हो। 1857 के बाद तो पूरी तरह से क्राउन के ही नाम से किया जाने लगा था शासन, लेकिन कंट्रोल तो बहुत पहले आ गया था रेगुलेटिंग एक्ट में। कंपनी का कंट्रोल तो खत्म ही हो गया था काफी हद तक। तो ये इसका मतलब है कि ब्रिटेन जो है वो फिर भी अपनी प्रजा के बारे में सोचता है, या ब्रिटेन कम से कम जहाँ शासन कर रहा है वहाँ के लोगों के साथ अत्याचार न हो इसके बारे में सोचता है। लेकिन हिटलर तो खुद ही अत्याचारी है। तो गांधी जो है ये वो देश है कि हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, जबकि जेलेंस्की को डेमोक्रेसी का प्रतीक माना जा रहा था और बहुत सारी, और पुतिन जो है वहाँ चढ़ाई करने गए थे
तो जो भी है अपना मत है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो वहाँ पर है। तो ये एक मुद्दा होगा G20 में, और भारत को इसकी अध्यक्षता करनी है, फैसला करना है, यानी वो निर्णायक भूमिका में होगा, तो उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरा, इस युद्ध के कारण उपजे हुए दो बड़े संकट हैं, खाद्य संकट और ऊर्जा संकट, एनर्जी क्राइसिस और फूड क्राइसिस। क्योंकि दुनिया भर में जो बड़े गेहूं के और अनाज के उत्पादक हैं, खाद्य तेल, एडिबल ऑयल जो निकलता है, सनफ्लावर ऑयल, तो यूक्रेन में 56%, 60% के आसपास सनफ्लावर ऑयल अकेला दुनिया का यूक्रेन से ही आता है। इसके अलावा वीट का बहुत बड़ा है। तो खाद्य संकट, तो दुनिया में खाद्य संकट, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अगर क्राइसिस आया है तो ये कृत्रिम है, नेचुरल नहीं है। ऐसा नहीं कि अकाल पड़ गया है, बारिश नहीं हुई है, या लोकस्ट आ गए, टिड्डी दल आ गया, या कोई दूसरा जानवर खा गया फसल, नहीं, मनुष्य के द्वारा पैदा की हुई प्रॉब्लम है। तो ये बहुत खतरनाक है, और इस पे भारत को निर्णायक भूमिका लेनी पड़ेगी। ऊर्जा संकट में भी, तो ये दो तो बड़ी संकट हैं युद्ध के कारण। एक तो युद्ध अपने आप में एक नैतिक समस्या है, वहाँ मॉरल आपका डिसीजन होना चाहिए, नैतिक दुविधा है, वहाँ पर डायलेमा है कि युद्ध को सपोर्ट करें या ना करें। एक चीज़, युद्ध को तो किसी भी कारण से सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और हम कर भी नहीं रहे, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे तो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि रूस जो है हमारा पुराना दोस्त है और हम उससे छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन हमारे नए दोस्त हैं वेस्ट और अमेरिका, वो हमारे बिल्कुल नए दोस्त हैं, हम उन्हें भी नहीं छोड़ना चाह रहे तो एक पुराने दोस्त को नहीं छोड़ सकते, और नए दोस्त को हम दुश्मन नहीं बना सकते, क्योंकि वो दोस्त बने अभी हाल ही में। तो ये इन दोनों के बीच में बैलेंस करना है इंडिया को। तो यहाँ आपको एक नोट्स बनाना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स इसके इनके फेवर में, कुछ पॉइंट्स इनके फेवर में। मतलब बड़ी विचित्र स्थिति है, बहुत ही विचित्र स्थिति है। यानी आपको शराब भी पीना है और लड़खड़ाना भी नहीं है ठीक है। तो भारत की स्थिति जो है बड़ी नाजुक है और बड़ा चैलेंजिंग है। यानी किसी आदमी ने शराब पी और ड्रामा करना पड़े कि मैंने बिल्कुल नहीं पी है, तो उसमें जो जो गलतियां हो सकती है वैसी गलतियां भारत से होंगी, ठीक है। और वो फिर पकड़ाएगा तो जग हंसाई भी होगी, तो दिक्कत आएगी। तो ऐसे में भारत को क्या करना होगा, ठीक है, क्योंकि हम नैतिकता की बात भी बहुत करते हैं और हमारे पास इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो हम हर चीज़ चाहेंगे, उनके हिसाब से इकोनॉमी को भी ठीक रखना चाहेंगे और हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। हम क्यों घाटा भुगतेंगे, तो हमको वो भी करना है। तो बहुत सोच समझ के करना होगा। दूसरी चीज़ क्लाइमेट का मुद्दा होगा, जलवायु। वाकई में जलवायु तो खराब हो रही है। अभी आप देख रहे हो 3 दिसंबर आ गया है और ठंड का कोई बहुत ज़्यादा नहीं तो मफलर आ जाते हैं और ठिठुरते हुए आते हैं ना। आप यहाँ ऐसे थोड़ी बैठ पाते। दिसंबर में तो बहुत खास ठंड होती है। ये ग्लोबल वार्मिंग आ गया। ग्लोबल वार्मिंग इस बार आपने गर्मी देखा बहुत तेज़ थी, हीट वेव्स थी, और ठंड जो है वो उतनी ज़बरदस्त नहीं है। जबकि सब लोगों ने कहा कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई है तो ठंड बहुत ज़बरदस्त होने वाली है इस बार, बल्कि 4 महीने या 3 महीने ठंड होगी। तो ये तो अब तो 1.5 महीने के ही चांस बचे, लेकिन वो भी मुश्किल लग रहा है। ऐसा नहीं कि बर्फबारी नहीं हो रही, बर्फबारी भी हो रही है, पहाड़ों पे बर्फ है, लेकिन उसके बावजूद हम तक नहीं पहुंच पा रहा। तो जो ITCZ सपोर्ट करता था या तमाम जेट स्ट्रीम सपोर्ट करती थी और यहाँ तक ठंड को लेके आती थी, वो माहौल बन ही नहीं रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग ने कंफ्यूज कर दिया उन बेल्ट्स को, जो हवाओं के बेल्ट्स थे और जिन्होंने रोल प्ले किया था हमारी ऋतुओं में, सीजन्स बनते थे भारत में। तो भारत की जलवायु, तो ये आपका ज्योग्राफी वाले में जो जलवायु आप पढ़ोगे, क्लाइमेट और ये रीजन और ये सब चीज़ें, वो यहाँ पर इस रूप में, ठीक है, हवाओं को, विंड्स को पढ़ोगे ना, वो यहाँ इस रूप में पढ़ना। लेकिन ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके लिए हम लोग दोषी ठहराते हैं रिच कंट्रीज को। और अभी एक साथ सब लोगों ने कहा है कि आप क्लाइमेट फिनेंस करो और फिनेंसिंग करो, और वो जो $100 बिलियन देने की बात थी, वो हर साल वो देना शुरू करो गरीब देशों को, क्या कि वो अपना एडाप्टेशन प्रोग्राम चलाएंगे।
लेकिन एंटीगुआ और बरबुडा के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी हैं, उन्होंने अभी बोला है कि चाइना और इंडिया को भी पैसा देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में तो वो सबसे बड़े पॉल्यूटर वो है। तो भारत ये तो राजनीति बहुत अच्छे से कर लेता है कि इनको आपको पैसा देना चाहिए क्योंकि ये बेचारे गरीब हैं, और उनको बोलते हैं तुम इतने अमीर हो, तुम इनको पैसा क्यों नहीं देते, क्योंकि सारी समस्या तुम्हारी वजह से। ये बात तो भारत बहुत अच्छे से करता है, राजनीति भी कर लेता है, वकालत भी कर लेता है, और वो उनको लताड़ता भी है। मोदी जी लताड़ के भी आते हैं, आप इनको पैसा क्यों नहीं देते, ये बेचारे डूब रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है सी लेवल राइज होगा तो ये डूब जाएंगे पानी में। तो अभी से वॉल बनाना, रिटेंशन वॉल बनाना शुरू करेंगे, अपने यहाँ थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, एडाप्टेशन के प्रोग्राम चलाएंगे, टेक्नोलॉजी इनको दो, पैसा दो, तो दुनिया भर में ताली बजती। तो अभी तक तो हमारी पॉलिटिक्स ऐसी थी, लेकिन उन्होंने एक ग्रुप बनाया है जो डूबने वाले देश हैं, उनने अपना एक एसोसिएशन बनाया, और उन्होंने अभी एक डिमांड करी है कि हमें इंडिया और चाइना से भी कंपनसेशन चाहिए। क्योंकि अभी ठीक है कि पिछले 100 साल में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन यूरोप ने और अमेरिका ने किया है, और उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग आज इस स्थिति में पहुंची है। ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स वही थे, लेकिन फिलहाल वर्तमान में अगर हम नज़र घुमाएं तो सबसे बड़े पॉल्यूटर एमिटर कौन है, इंडिया और चाइना। तो इन्हें भी देना चाहिए, इनका भी नैतिक दायित्व बनता है, आर्थिक दायित्व और नैतिक दायित्व दोनों बनता है। तो अब जबकि G20 का अध्यक्ष हो जाएगा भारत, तो एक ये भी पंगा होगा कि भारत यहां पर बैठ करके निर्णय कैसे देगा। तो सरपंच बन करके निर्णय देना है, पंच परमेश्वर की कहानी है। पंचों के मुंह से परमेश्वर बोलता है, बोला है ना मुंशी प्रेमचंद ने। तो पंचों के मुंह से परमेश्वर बोलता है, तो परमेश्वर फिर क्या बोलेंगे, तो थोड़ी सी दिक्कत है। अभी तक आप जनता में से थे एक तरह से, लेकिन अब आप सरपंच हो गए। तो अलगू चौधरी, जुम्मन शेख दोनों जब सरपंच हो जाते हैं तो न्याय करते हैं, हमेशा न्याय करते हैं, जबकि दोनों दुश्मन हो जाते हैं। दोस्त होते हैं तब भी न्याय करते हैं, और दुश्मन होते हैं तब भी न्याय करते हैं, किसी का फेवर नहीं कर पाते, जस्टिस करना पड़ता है। इसलिए भी इंस्टीट्यूशन बताया कि इंस्टीट्यूशन जरूरी है, क्योंकि वो पंच होते हैं और उनके वो परमेश्वर की तरह होते हैं। इंस्टीट्यूशन परमेश्वर की तरह होते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जस्टिस करते हैं। तो आपको चैलेंजेस समझ में आ रहे हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी और ऐसे बहुत सारे मुद्दे, क्योंकि G20 एक ऐसा ग्रुप है जो दोनों को जोड़ता है। उसमें विकासशील देश भी हैं और विकसित देश भी हैं। तो आपको रिच एंड पुअर दोनों कंट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेट करना है। उसमें ब्राजील भी है, तो साउथ अफ्रीका भी है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अभी विकासशील है, डेवलपिंग है। और वहाँ US भी है, तो वहाँ ब्रिटेन भी है, तो वहाँ यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज भी हैं, तो आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश भी हैं। जबकि इंडोनेशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ये जो देश हैं ये अपेक्षा रखते हैं, तो चुनौतीपूर्ण होगा, काफ़ी चैलेंजेस। मैंने चैलेंजेस ज़्यादा, अवसर तो ये है कि हमको मौका मिला है कि हम जो वर्ल्ड लीडर की बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, तो हमको वाकई में एक G20 कंट्रीज़ की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। तो एक साल के लिए हम लोग विश्व गुरु तो हो ही गए, G20 के तो हो ही गए। और G20 मतलब 80% इकोनॉमी हो गई, काफ़ी बड़ी इकोनॉमी। 80% GDP लगभग इन्हीं देशों से आता है, 20 कंट्रीज से। तो ये काफ़ी बड़ी है। और सबसे बड़ी चुनौती तो मैंने बताई दी आपको, रशिया उसमें है। आपको तय करना होगा कि आपकी अध्यक्षता में रशिया जो है अभी आक्रमण जारी रखेगा या आपकी अध्यक्षता में वो आक्रमण खत्म कर देगा, ठीक है। तो ये मुझे लगता है एक करंट अफेयर्स का मुद्दा मिला है कि नहीं, मैंने एक पृष्ठभूमि बना दी, तो इसको बनाइएगा। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म ले लीजिएगा, और डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला जो मैंने बताया उसको जरूर पकड़ के रखिएगा। जनसांख्यिकी लाभांश, क्या हम अमीर हुए बिना बूढ़े हो जाएंगे? क्योंकि ये बहुत दिक्कत होती है जब आप अमीर नहीं हो और पहले बूढ़े हो जाओ। जापान के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, जापान अमीर पर्याप्त हो गया और पर्याप्त अमीर है वो,
और फिर बूढ़ा हुआ है। डेनमार्क, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं ऊपर के, यूरोप, ब्रिटेन को, तो यूरोप के अधिकांश देश अमीर देश हैं और टोटल फर्टिलिटी रेट उनकी 2.1 से नीचे वाली जो बात करते हैं, ब्रिटेन को 2.1 से नीचे आने में कम से कम 150 साल लग गए, किसी को 80 साल लगे। 2.5 पे थे, कोई 3 पे थे, लेकिन भारत को 3 से 2.5 और फिर 2.1 से आने में केवल 20 साल लगे वहां से, और अभी तो 9 ही साल लगे, 9 ही साल में यहां आ गए। तो इसका मतलब जनसंख्या बहुत तेजी से गिर रही है, बहुत ही ज्यादा तेजी से गिर रही है। और भारत सरकार का दुर्भाग्य ये है कि हमारी राजनीति जो है वो उस पर टिकी हुई है कि नहीं, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं मुसलमान कि हम बिल्कुल डूब जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। ये आरोप मरते मरते वो क्रेडिट भी नहीं ले सकते। मतलब देखा जाए तो ये क्रेडिट लेने वाली बात है कि आपने बिना किसी दबाव के, बिना जोर जबरदस्ती के जनसंख्या कम कर ली है, और कम करने में आप कामयाब भी हो गए और फ्यूचर में कम हो भी जाएगी, क्योंकि TFR आपने 2.1 से नीचे ले आया है। लेकिन हम लोग क्रेडिट भी नहीं ले सकते क्योंकि हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उसी पे टिकी हुई है, चुनाव में वोट उसी से मिलते हैं। ये ढिंडोरा पीटने से कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो आप क्रेडिट भी नहीं ले सकते। तो ये बड़ी विचित्र प्रॉब्लम है। नहीं तो देखा जाए तो ये क्रेडिट लेने वाली बात है कि हमने बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया और वो हो गया। लेकिन उसका क्रेडिट लेने के चक्कर में क्या होगा कि जो विपक्ष है उसको सहमति देते हुए दिखेंगे, उनके साथ आप दिखेंगे। ये बड़ा झंझट है। तो इसमें पॉलिटिक्स वाला पेच फंसा हुआ है। बट रोजगार तो देना होगा, क्योंकि बिना रोजगार दिए तो आप कैसे इतना सारा डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा पाओगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूरोप में, जापान में, सब जगह, क्योंकि बूढ़े लोगों के पास में 2 तरह की जिम्मेदारी होती है। बूढ़े होने के साथ में 2 तरह की जिम्मेदारी हो जाती है। एक तो हेल्थ केयर करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है ना। तो टोटल ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बढ़ती है ना, तो ये बड़ा विचित्र स्थिति है। कई लोग सोचते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी से कई सारे निशाने हैं। पहले आजादी के समय में लगभग 40 साल थी और अब 75 साल हो गई है। हो सकता है 80 साल हो जाए भारत में। लोग 70 साल, 80, 75 साल जीने लगे। ये तो बहुत अच्छी चीज है कि 70 साल, 75 साल जीने लगे, लेकिन 3 चीजें निगेटिव होती है इसके साथ। जनसंख्या क्यों गिरती है? 70 साल, 75 साल जीने की वजह से 3 नुकसान होते हैं एक तरह से। सबसे पहला तो ये होता है कि इतना लंबा अगर कोई व्यक्ति जीता है तो बच्चे ज्यादा नहीं होते, क्योंकि उसको मालूम है कि बच्चा आसानी से मरेगा नहीं, तो कम बच्चे ही ठीक हैं और एक ही बच्चे में इन्वेस्ट किया जाए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो भी तो 75 साल जिएगा। मैं जब 75 जी गया तो वो तो 80 जिएगा। उसके जमाने में तो और अच्छी कंडीशन होगी, हो सकता है वो 80-85 जिए। पहले बच्चे ज्यादा इसलिए होते थे क्योंकि वो 35-40 में तो वो खुद ही मर जाता था, 45 तक, 50 तक। और 5-6 बच्चे इसलिए रखते थे क्योंकि 3 ही बचेंगे और उन 3 में मैं अपनी लेगेसी सेट होते हुए देखूंगा, मेरी विरासत शायद वो संभाल लें मेरे जीते जी। तो वो अपनी विरासत को जिंदा देखना चाहता था। वो देखना चाहता था कि मेरा काम, जो मैंने दुकान बनाई है उस पर बैठने वाले लोग आ गए, जो मैंने व्यापार शुरू किया था उसको संचालन करने वाले लोग आ गए, जो मैंने खेत खरीदा था उनमें काम करने वाले लोग, जो मैंने मकान बनाया है उसमें रहने वाले लोग हैं। अब उनकी शादी हो गई है। 75-80 साल जीते हुए जब आप देखते हो तो फिर वो सब चीजें खत्म हो जाती है, क्योंकि लेगेसी तो सेट हो ही जाती है। दूसरी चीज, महिलाएं बहुत पढ़ने लगती, फीमेल एजुकेशन, विमेन एजुकेशन बहुत बढ़ जाता है। जल्दी शादी करने की जरूरत नहीं पड़ती। एजुकेशन बढ़ता है तो वो जॉब सर्च करती है और एक बार जॉब करने लग जाती है तो अर्बन एरिया में आ जाती है।
तो अर्बन एरिया में ज़्यादा एज में फिर शादी होती है तो उतने बच्चे नहीं हो पाते हैं जितने कम एज में शादी होती तो होते, तो टोटल फर्टिलिटी रेट तो वैसे ही गिर जाएगी। तो महिलाओं पे बहुत असर आता है और एजुकेशन जुड़ जाता है इतनी ज़्यादा चीज़ों में। पहले के समय में आदमी 45-50 साल जीता था तो दुकान 17-18 साल के बच्चे को दुकान संभालनी पड़ती थी, जिम्मेदारियां आ जाती थी। 20-21 साल वाला, अब बच्चा 25 साल का हो गया और पिताजी अभी भी 60 साल के, 55 साल के और जिंदा हैं और स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, अभी उनके 20-25 साल मरने के कोई चांस ही नहीं लग रहे। तो वो कमाते भी हैं। वो उसको बोलते हैं तुम हायर एजुकेशन करो, तुम पीएचडी क्यों नहीं कर लेते, तुम पीजी करो, तुम इसकी तैयारी करो, तुम तो एजुकेशन बहुत बढ़ जाता है। पहले के समय में आप कहोगे कि हमारे दादाजी और पिताजी तो 8वीं पढ़े हुए थे, 10वीं पढ़े हुए थे और काम पे लग गए थे, नौकरी पे लग गए थे, क्योंकि लोग जिंदा ही नहीं रहते थे तो उनको जल्दी से जल्दी लगना पड़ता और करने को ज्यादा कुछ था नहीं। अब हायर एजुकेशन के लिए इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं। तो एजुकेशन बढ़ने से फिर एक असर आता है कि फिर टीएफआर कम होता है। तो कुल मिलाकर के लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी, आदमी खुद जीना चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से घूमना फिरना चाहेगा। उसने अगर ऑस्ट्रेलिया देख लिया तो इस बार वो जापान देखना चाहेगा, वो कर लिया तो इस बार वो यूरोप टूर करना चाहेगा, फिर वो अमेरिका जाना चाहेगा, क्योंकि दुनिया में करने को तो बहुत कुछ है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 50-60 साल में बिना किसी देश की यात्रा किए, अपने ही देश में वो तीर्थ यात्रा पे भी नहीं गया और पहले ही मर गया। ऐसे लोग भी होते थे। लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा उम्र होती है पैसा होता है, लेकिन इनके साथ चैलेंज आते हैं हेल्थ केयर। बूढ़े लोग जितने ज़्यादा होंगे और फिर आपका टीएफआर गिर जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि युवा आपको दिखेंगे नहीं, छोटे बच्चे दिखेंगे नहीं। तो जो युवा उस समय में है उनमें हताशा आ जाएगी, क्योंकि फ्यूचर नहीं दिखेगा, क्योंकि देश को संभालने वाले लोग नहीं है, घर को संभालने वाले लोग नहीं है। इसलिए जिन लोगों के पास जवान बच्चे या बच्चे ही नहीं होते, वो लोग बिजनेस में और उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि वो बिजनेस को फैला के बहुत ज़्यादा कमा के क्या करेंगे, किसको छोड़ के जाएंगे, किसके लिए छोड़ के जाएंगे। तो उनकी नीरसता आ जाती है जीवन में। इसलिए छोटे बच्चे होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दरअसल इंडिया अभी उस ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। हमारे पास अभी छोटे बच्चे भी हैं, हमारे पास बढ़िया युवा भी हैं, बट ये विंडो बहुत छोटा है। 20-30 साल का समय हमको मिला है सरकार को। हमको तो क्या मिला है, सरकार को मिला है। सरकार इसमें अगर कुछ कर ले तो कर ले और देश को अमीर बना दे तो बना दे। अगर देश इस समय में अमीर नहीं बन पाया, प्रॉस्परस नहीं हो पाया और पूरा का पूरा बूढ़ा हो गया, तो फिर तो बहुत मुश्किल है। फिर कोई दूसरा सेकंड चांस नहीं मिलने वाला इंडिया को, क्योंकि दुनिया में जितने भी देशों को ये विंडो मिला है उन्होंने अपने विंडो को खूब अच्छे से यूज किया। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सरकार की नीतियों के लिए, क्योंकि इन दिनों में सरकार की जिम्मेदारी बहुत है। अभी नीतियां बनाएंगे तो अगले 20-30 साल में कुछ कर पाएंगे। इसलिए अभी सरकार को एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काफ़ी काम करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी काम करना चाहिए। सर्विस सेक्टर को भी इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन सर्विस सेक्टर में आदमी पूरी तरह से बाहर चला जाता है तो दूसरे देश को टैक्स ज़्यादा देता है। हमारे यहाँ रेमिटेंस आता है लेकिन उतना नहीं आ पाता, बचा खुचा आ पाता है। जैसे एक आदमी खाना खा ले और कुत्ते को रोटी डालता है, वैसा पूरा खाना तो वहीं खाएगा ना, तो बहुत कम होता है। तो फिर इंडिया को किसकी ज़रूरत पड़ेगी? रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पर रह करके कितना प्रोडक्शन हो सकता है। तो मेक इन इंडिया गवर्नमेंट का जो कार्यक्रम है, स्किल इंडिया कार्यक्रम है, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम है, ये सब बहुत अच्छे कार्यक्रम है, लेकिन ये अभी केवल कागजों में ज़्यादा है। उनको धरातल पे उतारने की ज़रूरत है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स के अच्छे खासे मुद्दे जो है, बिल्कुल मैंने बेसिक्स उनकी आत्मा से आपको समझाए हैं कि दरअसल उनकी स्पिरिट क्या है ना। और इनके ऊपर अगर आप नोट्स बनाएंगे तो ये आपको क्वेश्चंस घूमे फिरे मेंस में, खास करके मेंस में ऐसे और मेंस के जो क्वेश्चंस हैं जीएस के, वो आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। और इन्हीं को जब आप पढ़ने जाओगे तो प्रीलिम्स में इनकी झलकियाँ मिलेंगी। प्रीलिम्स में ऑप्शन ठीक करने में आपको आसानी होगी। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग ज्योग्राफी पढ़ लें। तो ज्योग्राफी इंडिया की कुछ शुरू की थी हमने, क्या शुरू किया था? ओशियोनोग्राफी से था। तो आज इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं, प्योर इंडियन ज्योग्राफी पे आ जाता है, भारत का भूगोल।
तो भारत के भूगोल में मापने के लिए सबसे पहले फिजियोग्राफी, भारत का भू आकृति विज्ञान, भू आकृति का अध्ययन फर्स्ट। पहले भी हमने मैप वाली स्टडी की थी, उसमें भू आकृति बताई थी, फिर से। तो फिजियोग्राफी, स्थलाकृति भारत की फिजियोग्राफी। और दूसरे नंबर पे भारत का ड्रेनेज सिस्टम, भारत का ड्रेनेज सिस्टम मैं पहले पूरा लिखवा देता हूं, फिर थोड़ा थोड़ा कुछ आज बताऊंगा, थोड़ा कल बताऊंगा। भारत का ड्रेनेज सिस्टम, नदी तंत्र। तीसरा आप लिखिएगा भारत में जलवायु क्षेत्र, क्लाइमेटिक जोन्स, जलवायु क्षेत्र। विश्व के जलवायु क्षेत्र भी करने हैं आपको। विश्व के जलवायु क्षेत्र करोगे तो तीन चीजें क्लियर हो जाएंगी। जलवायु क्षेत्र जब आप करते हो, क्लाइमेटिक जोन्स कि कौन कौन से क्लाइमेटिक जोन्स हैं, तो वहां पर आपको क्रॉप्स भी आ जाएंगी, फॉरेस्ट भी आ जाएगा, रेनफॉल पैटर्न भी आ जाएगा और क्लाइमेटिक जोन्स भी आ जाएगा। ठीक है, क्लाइमेटिक जोन, ट्रॉपिकल में कौन है, टेम्परेट में कौन है, मेडिटेरेनियन में कौन है। तो इसके लिए गो चेंग लियोंग वाली जो बुक बताई थी आपको, क्लाइमेट जोन्स, वहां से पढ़ लीजिए। क्लाइमेटोलॉजी में क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ वर्ल्ड, वो पढ़ लोगे तो उससे पूरा वर्ल्ड का आपका क्लियर हो जाएगा। जब हम मैं फॉरेस्ट बताऊंगा तब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वही फॉरेस्ट में काम आएगा। पूरे वर्ल्ड में जब फॉरेस्ट की बात करेंगे, किस किस तरह का फॉरेस्ट है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो रेन फॉरेस्ट जो है वो वहां मिलेगा। मेडिटेरेनियन टाइप का, मिक्स्ड टाइप का, ठीक है, तो वहां आपको मिलेंगे ब्रिटिश टाइप के, ये इस टाइप के, लोरेशियन टाइप, अलग अलग टाइप के क्लाइमेटिक जोन्स मिलेंगे। और फिर जब क्रॉप्स आप बताएंगे तो फिर क्रॉप्स भी आपको वहां ठीक वैसी वैसी आपको मिलेगी। यहां तक कि सॉइल का भी आइडिया वहीं से लगेगा, और रेनफॉल पैटर्न भी, तो वर्षा कैसी होती है। तो जैसा क्लाइमेटिक जोन होगा वैसा ही, ठीक है। तो फिर बायोम्स जब हम पढ़ेंगे फिर याद आएगा, जब इन्वायरमेंट में जाएंगे और वहां बायोम्स पढ़ेंगे फिर आपको याद आएगा, ठीक है। और फिर इंडस्ट्रीज, तो क्रॉप बेस्ड इंडस्ट्री है तो फिर वो वापस क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से आ जाएगी। जैसे हमने अभी बताया कि यूक्रेन में खूब गेहूं होता है, तो ये ठीक वैसा ही उत्पादन होता है, ठीक है। तो कृषि जो है वो वैसी ही होती है। कृषि के प्रकार देखिएगा तो 5 प्रकार आप देख लीजिएगा, क्लाइमेट के साथ 4 चीजें और जोड़ लीजिए। फॉरेस्ट, क्लाइमेट के साथ में फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, क्रॉप के बजाय एग्रीकल्चर, रेनफॉल एंड इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री भी उसी से जुड़ी हुई होगी। एग्रीकल्चर थोड़ा सा इंडिया का बताने से पहले वर्ल्ड वाला ये मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा। तो डाउन्स वाला जो आप ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स देखते हो, मैदान, घास के मैदान, तो जहां जहां आपको घास के मैदान दिखते हैं वहीं पे आपको गेहूं की, व्हीट की फसल दिखती है। कमर्शियल फसल, कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन करना। तो दुनिया भर में कमर्शियल लेवल पे, यूक्रेन सब्सिस्टेंस पैटर्न नहीं है, दुनिया भर में कई जगह पर निर्वाह के लिए, अपने खुद के खाने के लिए खेती की जाती है, एग्रीकल्चर। लेकिन यूक्रेन की जो व्हीट का प्रोडक्शन है वो बेचने के लिए, सेल करने के लिए, मार्केट के लिए। प्रेरी एक्सटेंसिव, वो इंटेंसिव होता है, ये एक्सटेंसिव होता है, लार्ज स्केल पे होता है, फुल्ली मैकेनाइज्ड होता है, मशीनें बहुत यूज होती है, पूरी तरह से मशीनें होती है, फर्टिलाइजर यूज होते हैं, लेबर नहीं होता, मैन्युअल लेबर की जरूरत नहीं पड़ती, लोगों की जरूरत नहीं पड़ती काम करने वाले। पंजाब इसका उदाहरण है भारत में।
मोनोक्रॉपिंग होती है, मोनोकल्चर होता है, इसलिए तो पराली की प्रॉब्लम है। चावल, चावल के बाद में वीट, और सारे लोग वीट उगाएंगे, सारे लोग चावल पहले उगाते थे, अब सारे लोग तो मोनोक्रॉपिंग। वहीं तो वो डाइवर्सिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके घरों में जितने भी ट्रैक्टर से लेकर के, हार्वेस्टर से लेकर के, जो भी चीजें उन्होंने खरीद रखी है, एक किसान ने जो भी अपने घर के बाहर जो मशीनें खड़ी हुई हैं, वो सारी राइस के लिए और वीट के लिए ही है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन से लेकर के अभी तक उसको उसकी आदत है उस फसल की, और उसका सब कुछ पता है उसको कि वो कैसे उगेगी, क्या फर्टिलाइजर लगेगा, क्या कीटनाशक लगेगा, क्या होगा, और फिर वो कहाँ जाके बिकेगी। इसीलिए तो वो सारे किसान आंदोलन में वहां जाकर के बैठे हुए थे। पंजाबी, सिख लोग ज्यादा थे, जाट लोग ज्यादा थे, तो जाट और सिख, और वो जो पश्चिमी यूपी है उसमें जाट है, आपने देखा था, चौधरी, वो जाट है। क्योंकि ये जो लोग हैं जाट और सिख, ये इसी की खेती करते हैं, और ग्रीन रिवॉल्यूशन का उन्होंने एमएसपी भी लिया है, तो सरकार को भी बेचते हैं, मार्केट में भी बेचते हैं, उगाते भी हैं, और मशीनें भी है, और लेबर की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सब काम मशीनें कर देती है। तो इन्वेस्टमेंट भारी लगता है। मोनोक्रॉपिंग जब करते हो तो बड़े लैंड होने चाहिए, छोटे छोटे लैंड से नहीं होता, बड़े कई कई एकड़ के फॉर्म होते हैं। तो यूक्रेन में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अमेरिका के प्रेरीज, घास के मैदानों में, नीचे पंपास में, साउथ अमेरिका में, उधर अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, वेल्स, ये सारे घास के मैदान जितने भी हैं, उनके अंदर गेहूं की फसल, वीट प्रोडक्शन, कमर्शियल लेवल, लार्ज स्केल। तो आपको यहां जलवायु समझ में आ गई ना, क्लाइमेट। तो जैसे जैसे आप क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन देखोगे, वैसे वैसे आपको एग्रीकल्चर पैटर्न समझ में आएगा दुनिया का, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। और इसको मैं जो बता रहा हूं इसी तरह से सोचते हुए पढ़िए, बहुत आसान हो जाएगी ज्योग्राफी। आपको लगेगा ही नहीं कि ये ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ये तो एक जनरल समझ है, इसको ज्योग्राफी नहीं मानना उस तरह से। और कंफ्यूजन भी नहीं होगा एग्जाम में, गलत ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक पैटर्न से समझ रहे हैं उसको। आ रहा समझ? ऐसे पकड़िए। इंटेंसिव क्रॉपिंग वहां होगी जहां लोगों के पास में झूम खेती है और ज्यादा कुछ है नहीं, और केवल बारिश की फसल होती है। तो भारत में भी अधिकांश जगहों पर केवल वर्षा पे डिपेंड करते हैं, रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं, ये सब चीजें। तो मुझे लगता है कि आप ऐसे जो है वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन इस रूप में ले पाएंगे। ऐसे ही फॉरेस्ट को भी समझिए, वहां का फॉरेस्ट कैसा है, ठीक है। तो फार्मिंग, तो आज का जो है वर्ल्ड का क्लाइमेटिक, एग्रीकल्चर, रेनफॉल यानी कि क्लाइमेट वाले में, और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेस्ट। फॉरेस्ट भी बहुत जरूरी है। दुनिया भर में कहां कहां कैसा फॉरेस्ट है, जंगल कैसे, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन, और रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा बारिश की जरूरत पड़ेगी, कैनोपी एरिया बहुत ज्यादा होगा, डेंस बहुत होगा, स्ट्रेटिफाइड होगा, लेयर्ड होगा, ठीक है। और कहां कोनीफेरस फॉरेस्ट होगा, तो सदर्न हेमिस्फीयर में कभी आपको कोनीफेरस नहीं मिलेगा, पोल्स पे नहीं लिखना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लिखना, तभी तो हम टुंड्रा बोलते हैं उसको, और खास करके उसको वनस्पति का प्रारूप देखते हैं तो, ठीक है। पैटर्न, वेजिटेशन पैटर्न, तो वेजिटेशन पैटर्न यानी कि फॉरेस्ट दुनिया भर में देखिए, ठीक है। टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, हम लोग ट्रॉपिकल में आते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर, खास करके जब लुम्बरिंग की बात आती है। लुम्बरिंग उसको बोलते हैं कि पेड़ों को काटना और बेचना, या फिर उससे इमारती लकड़ी तैयार करना, या पेड़ों की मतलब एक तरह से कमाई करना, पेड़ों को काट करके कमाई करना, लुम्बरिंग, LUMBERING।
लुमरिंग कहते हैं। तो लुमरिंग ट्रॉपिकल रीजन में उतनी नहीं होती, टेम्परेट में होती है। टेम्परेट में रिच कंट्रीज हैं, इन्वेस्टमेंट काफ़ी है, लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, इक्विपमेंट है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ सॉफ्ट वुड है, ट्रॉपिकल में हार्ड वुड है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वहाँ ट्रॉपिकल में। तो हम जिस रीजन में हैं, ट्रॉपिकल रीजन में, हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय उष्णोष्ण, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखिए टेम्परेट रीजन हमेशा फायदे में है, क्योंकि वो रिच कंट्रीज हैं, पॉपुलेशन प्रेशर बहुत कम है, तो उनके यहाँ जो एग्रीकल्चर है वो भी एक्सटेंसिव है और वो भी मार्केट ओरिएंटेड है। हमारा सबका जो ट्रॉपिकल में है वो सब गरीब देश भी हैं, पॉपुलेशन प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या दबाव भी बहुत ज़्यादा है, जंगल काटने लायक भी नहीं है, और जल्दी जल्दी भी नहीं उगते, उनके जंगल फिर से तैयार हो जाते हैं। हमारे जंगल जल्दी एक बार काटेंगे तो बहुत साल लग जाएंगे। ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, उनके यहाँ तो नदी में काट के नदी में बहा देते हैं, वहाँ आगे पहुँच जाते हैं। हमारे यहाँ ये सब सुविधाएं नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट की बड़ी प्रॉब्लम। और इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम, ठीक है। तो फिशिंग में भी, फिशिंग ग्राउंड, दुनिया के फिशिंग ग्राउंड, क्योंकि वो भी एग्रीकल्चर का पार्ट है, पिसिकल्चर। तो दुनिया भर में फिशिंग ग्राउंड यदि आप देखोगे तो जहां जहां कोल्ड वेव है, ओशियन करंट के साथ जुड़ा हुआ है, जहां जहां आपको कोल्ड करंट मिलेंगे, वो कोल्ड करंट वार्म करंट जहां मिल रहा है वहां फिशिंग ग्राउंड तैयार होता है। तो दुनिया के बड़े फिशिंग ग्राउंड, पेरू करंट ऊपर जो गल्फ है मैक्सिको का, और ऊपर वहां पर सबसे बड़े फिशिंग ग्राउंड, न्यूयॉर्क के आसपास, न्यूयॉर्क से लेकर फ्लोरिडा तक का जो बड़ा फिशिंग ग्राउंड, थोड़ा उथला भी होना चाहिए, बहुत सारी चीजें उसमें जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज है वो जो कोल्ड वाला नीचे से आता है तो पूरा अपवेलिंग होता है, और अपवेलिंग के साथ वो प्लैंकटॉन्स को और तमाम चीज़ों को, ऑर्गेनिक मैटर को ऊपर लेके आता है, तो वही फिश का फूड होता है। तो उसका संबंध कोल्ड वेव, कोल्ड और वार्म करंट से है। तो ओशन करंट जो पड़े थे उसके साथ यहाँ फूड, तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ भी जुड़ेगा, क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ ये भी जुड़ा हुआ है। दुनिया भर के फिशिंग ग्राउंड, ऊपर वो क्यूरिशियो और ओराशियो जो धाराएं मिल रही हैं जापान के, वहाँ फिशिंग ग्राउंड है। इंडिया में चारों तरफ है, मन्नार की खाड़ी और वो दोनों कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट दोनों। तो पढ़िए इसको, दुनिया भर के फिशिंग ग्राउंड, फिशरीज, दुनिया भर में वेजिटेशन। तो इस बार का मैं इंडिया वाला कल देता हूँ, आज हम लोग यहीं पे ड्रॉप करेंगे वर्ल्ड वाला। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से ही कर लीजिए इसको, ठीक है, करेंगे ना। तो आज का होमवर्क यही है आपका। तो दुनिया का क्लाइमेटिक जोन्स में विभाजन, तो ये कहाँ से पढ़ेंगे, तो जीसी लियोंग का क्लाइमेटोलॉजी जाइए और वहाँ से क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पकड़िए। क्लाइमेटिक जोन्स 11 जोन्स में उसने बांट रखा है। वो 11 जोन्स जो है आपको लिखना है, उदाहरण लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, कौन सा एरिया लिखना है, रीजन लिखना है, कौन सा टाइप है वो, क्योंकि वो एक प्रारूप है, एक पैटर्न है, तो वो कौन से पैटर्न को फॉलो करता है। तो वहाँ कौन सा वाला फॉरेस्ट है, कौन सा वाला एग्रीकल्चर है, ह्यूमिडिटी कैसी रहती है, रेनफॉल कैसा रहता है, सॉइल का टाइप लिखना है। तो ऐसा करके पूरी दुनिया का आप वो पैटर्न जान लेंगे, ठीक है। तो मैंने बुक बता दी, एनसीईआरटी भी यूज़ कर सकते हैं 11th की, ठीक है, और इस तरह से आप इसको शुरू कर सकते हैं। चलिए, तो कल हम लोग इंडियन ज्योग्राफी शुरू करें। शांति। ओम देव